कंपनी का आप एड्रेस, कंपनी का नेम, कंपनी का ब्रांच कोड, ये सारी डिटेल्स एंटर करते हो। इसके बाद आप यहाँ पर क्या डिफाइन करते हो, स्टेट, कि किस स्टेट में आपकी कंपनी है। तो यहाँ पर आपको कोड मेंशन करना है। स्टेट का नेम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। देखो मैंने 07 डाल के एंटर की प्रेस किया, डेली ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी कंपनी मान लो किसी और स्टेट में है, यूपी में है, तो आप 09 प्रेस करके एंटर करोगे, देखो उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक आ गया। क्लियर। तो आपको सिर्फ अपना स्टेट कोड डालना है। स्टेट कोड पता कैसे लगेगा, यहाँ पर आपको लिस्ट दिया हुआ है सारा स्टेट कोड का, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर पता है तो आप डायरेक्टली डाल लोगे, नहीं तो आप वो स्टेट कोड अपना एंटर करोगे, देन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको कोड मेंशन करना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट आप अपना बिजनेस टाइप बताते हो। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये आप बिजनेस में मेंटेन करते हो, बिजनेस का इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे आप बताओगे तो सही आपका बिजनेस किस चीज का है। तो ये आपका एक ऑप्शन दिया बिजनेस टाइप का, क्या ये भी आपका इनवॉइस पर प्रिंट हो जाएगा? नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या बिजनेस है, ताकि आपको उसी तरीके से इन्वेंट्री हेल्प करने में, मतलब इन्वेंट्री को मेंटेन करने में आपका हेल्प कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आ रहा है आपका फार्मा, यानी कि क्या आपका केमिस्ट का फार्मा का ट्रेड है। ठीक है, क्या आपका फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। देखो केमिस्ट वाला जो ऑप्शन है इसका मतलब आपका रिटेल काउंटर है, मतलब B2C, यानी कि जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर को अपना आइटम सेल करते हो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है होलसेल, यानी कि आप B2B ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि B2C कैसे होता है, B2B कैसे होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बिजनेस अल्टीमेटली दो ही तरीके से होते हैं। एक तो होता है B2C, यानी कि लेट्स सपोज अगर रिटेल काउंटर की बात करें, किसी शॉप की बात करें, सुपरमार्केट्स की बात करें, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को आइटम सेल करते हैं, तो वो होता है B2C। एक होता है B2B। B2B का क्या मतलब है, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरर से आइटम लिया और रिटेलर को सेल किया। अब देखो मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस कर रहा है एंड रिटेलर भी बिजनेस कर रहा है, तो ये क्या होगा, मेरे लिए वो B2B ट्रेड माना जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करती हूँ, मैं किसी बिजनेसमैन को सेल कर रही हूँ, मतलब जिनका ऑलरेडी कोई काम है। तो वो आप डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें बोल सकते हो या उन्हें होलसेलर बोल सकते हो। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपका सुपरमार्केट का वर्क है तो आप सुपरमार्केट सेलेक्ट करते हो। आपका अगर मान लो अकाउंटिंग का काम है, जैसे कि लेट सपोज ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ, मैंने बता दिया मैं इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करती, मैं सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करोगे, अकाउंटिंग। अगर ऐसी आपका ऑटोमोबाइल का काम है, जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका आप अगर आपका वर्क है तो आप ऑटोमोबाइल सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अगर आपका बुक वगैरह का काम है, बिलिंग जनरल मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको बुक अगर आपका बुक वगैरह का वर्क है, ठीक है, जहाँ पर लाइक बुक की आप क्या करते हो, पब्लिशिंग करते हो, सेल परचेज करते हो, तो वो आप बुक वगैरह का ट्रेड आप यहाँ पर बुक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका FMCG का ट्रेड है, ठीक है, FMCG यानी कि आपका सुपरमार्केट टाइप का ही होता है। ठीक है, जैसे जो आपके नॉर्मल जनरल स्टोर्स या ये सब होते हैं वो FMCG के अंदर आते हैं, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, अगर आपका गारमेंट्स का बिजनेस है तो गारमेंट्स आप एंटर करोगे। ठीक है, अगर आपका होटल एंड रिजॉर्ट का वर्क है तो होटल एंड रिजॉर्ट। अगर आपका ज्वेलरी का ट्रेड है तो ज्वेलरी सेलेक्ट करोगे। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड हो सकते हैं वो सारे आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि इस सॉफ्टवेयर में आप क्या सीखोगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब ये चीज देखो, आप लोग खुद समझो, अगर आपका फार्मा का काम है तो बिल्कुल आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और यूनिट भी क्या होती है, टैबलेट चलता है, मतलब वहां पे हर जो आइटम होता है वो टैबलेट होता है। ठीक है, या फिर स्ट्रिप में आता है। अगर हम नॉर्मल इसकी बात करें, जैसे ज्वेलरी का एग्जांपल ले लो, उसके ऑपोजिट में, तो ज्वेलरी में तो बिल्कुल ही आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग हो जाता है। गारमेंट्स में क्या हो जाती है, चीजें साइज के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। मतलब आप जो भी आइटम आप लोगे, सबसे पहले आप क्या उसका सेलेक्ट करते हो या क्या चीजें ध्यान रखते हो कि क्या स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है। तो वहां पर जो आपका आइटम मेंटेन होता है आपका गारमेंट्स में, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्यों पूछ रहा है बिजनेस टाइप, ताकि जब आप इस कंपनी के अंदर जाओ अपना वर्किंग करने, अपना इन्वेंट्री मेंटेन करने, तो आपको वही फीचर्स दिखाए जो आपने यहाँ पे बिजनेस टाइप में सेलेक्ट किया है।
अगर आप गारमेंट सेलेक्ट कर लोगे तो आपसे हर आइटम का साइज पूछने लगेगा। अगर आप यहाँ पर फार्मा सेलेक्ट कर लोगे तो हर आइटम का बैच नंबर पूछेगा, क्योंकि वहां पर कैसे इन्वेंट्री मेंटेन होती है, बैच नंबर वाइज। अगर आप एफएमसीजी सेलेक्ट कर लोगे तो आपसे एमआरपी पूछेगा, क्योंकि एफएमसीजी ट्रेड में आइटम्स जो होते हैं वो एमआरपी वाइज मेंटेन होते हैं। क्लियर? अगर आपने यहाँ पर कुछ और लाइक ये मोबाइल सेलेक्ट कर लिया तो इट मीन्स वहां पर आप देखते हो कोई भी अगर आइटम है, अगर मोबाइल का एग्जांपल लें तो वो कभी भी मोबाइल के नेम से बिलिंग नहीं करते कि हाँ ये वीवो का फोन है, ठीक है, या फिर ये वन प्लस का फोन है। वो तो कंपनी होती है, वो तो कंपनी है, लेकिन मोबाइल का जो आइटम वो बनाते हैं ना वो सीरियल नंबर वाइज होता है। उसके पीछे क्या होता है, सीरियल नंबर लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंगली बिलिंग होती है कि इस वाले सीरियल नंबर का मोबाइल सेल हो गया। आपने वीवो कंपनी का मोबाइल खरीदा है जिसका ये सीरियल नंबर है, तो वो सीरियल नंबर एक लिखा होता है, ठीक है, 10 से 12 डिजिट या 11 डिजिट्स का होता है, वो आप वहां पर एंटर करते हो। ये चीज समझ आ रही है? क्लियर हो रही है ये चीजें? यस या नो? यस। यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मेरा ये सारा इनमें से कोई ट्रेड नहीं है, अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो मैंने बता दिया मेरा इंस्टीट्यूट का वर्क है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या मेंटेन करना चाहती हूँ कि किस स्टूडेंट से कितना फीस आई है, किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, कितने स्टूडेंट्स है। तो देखो यहाँ पे कहीं इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है बिलिंग जनरल, आप ये सेलेक्ट करते हो। या फिर मैंने बताया मेरा जो बिजनेस है, लेट्स सपोज मेरा ट्रैवल का वर्क है, ठीक है, टूर एंड ट्रैवल का वर्क है, देखो यहाँ पर नहीं आ रहा, मैंने बता दिया मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मेरा सर्विस सेक्टर का काम है, मैं सॉफ्टवेयर सेल परचेज करती हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं पर भी। तो ऐसे बिजनेस जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर ऐसा कोई आपका ट्रेड है तो आप क्या सेलेक्ट करते हो, बिलिंग जनरल ऑप्शन। जनरल में क्या होता है, एक जनरल सेटअप आता है जिसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा, कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, कोई बैच नंबर नहीं होगा। यहाँ पर जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो आप खुद इनेबल करा सकते हो कंट्रोल रूम से, ठीक है, मतलब एक जनरल सेटअप होगा जो नॉर्मल किसी भी ट्रेड में आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपने फार्मा ले लिया तो फार्मा का सारा फीचर आ जाएगा, अगर मैंने अकाउंटिंग ले लिए तो अकाउंटिंग का सारा फीचर आएगा, ज्वेलरी ले लिया तो ज्वेलरी का सारा फीचर आएगा। ये चीज समझ आ रही है? अभी देखो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने फार्मा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये जो है मैंने बता दिया कि ये मेरा फार्मा का वर्क है, तो अभी मैं फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन यानी मेरा होलसेल का काम है। अगर रिटेल का काम होता तो मैं फार्मा शॉप, ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना केमिस्ट, ये वाला सेलेक्ट कर दी। मैंने बता दिया होलसेल का वर्क है तो मैंने यहाँ पर होलसेल सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आप बताते हो डेट टाइप। डेट टाइप का क्या मतलब है कि क्या क्या कैलेंडर आप फॉलो कर रहे हो। जनरली इंग्लिश कैलेंडर ही फॉलो होता है हर जगह। ये विक्रम संवत एंड अफगान कैलेंडर, ये दो अलग अलग कंट्री में होता है। विक्रम संवत आपका नेपाल में होता है, अफगान कैलेंडर अफगानिस्तान में होता है, बाकी इंग्लिश कैलेंडर होता है, ठीक है, तो आप इंग्लिश ही सेलेक्ट करोगे। अच्छा, एक ऑप्शन दियो आपका वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल का क्या मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है, क्या आप उसमें बैच नंबर, एमआरपी, साइज, सीरियल, ये सारी चीजें मेंटेन करने वाले हो या नहीं करने वाले। अगर आप ये चीजें मेंटेन नहीं करते, ठीक है, तब तो आप नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी रखोगे। अगर आप ये चीजें मेंटेन कर रहे हो तो सेकेंडरी रखोगे। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताओ कि ये एचएस ट्रेडिंग कंपनी है, ये मैंने यहाँ पे इसका बिजनेस टाइप रखा है फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फार्मा का काम है, तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या मुझे बैच, एमआरपी वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, करना होगा, राइट। तो फिर आप यहाँ पर क्या आपका वर्किंग स्टाइल रखोगे, सेकेंडरी। अब फिर इसका यूज क्या हो गया नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी का, ये आपका कब यूज होता है, जैसे कि आपका कोई सर्विस का काम है, तो सर्विसेज में तो देखो ये डिफाइन नहीं होता, साइज वाइज कोई भी सर्विस डिफाइन नहीं होती, या एमआरपी वाइज कोई भी सर्विस डिफाइन नहीं है कि ये सर्विस लोगे तो इतने एमआरपी की है, ये वाला सर्विस लोगे तो इसका ये एमआरपी है, राइट। ना ही सर्विसेज का कोई बैच होता है। तो अगर आपका सर्विस का ट्रेड है, जैसे सॉफ्टवेयर सेलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो वहां पर आपका बिजनेस टाइप नॉर्मल रह सकता है। अदरवाइज जहां पर भी आइटम का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो वहां पर आपका वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी ही रहेगा। मतलब अगर आइटम आ गया ना तो उसका वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी रहेगा। क्यों? क्योंकि
आइटम या तो बैच में मेंटेन होगा, फार्मा है तो बैच में मेंटेन होगा, गारमेंट्स है या फिर फुटवेयर वगैरह है, ठीक है, तो वो साइज चलता है वहां पर। मोबाइल है, ठीक है, तो वहां पर सीरियल नंबर चलता है, ठीक है। और अदरवाइज सारे ट्रेड में आप ये चीज देखो, एमआरपी जरूर चलता है। अगर आप जनरल स्टोर पर भी जाते हो तो वहां पर भी हर आइटम क्या होता है, क्लासिफाइड होता है एमआरपी के अकॉर्डिंग। 5 वाला, 10 वाला, 15 वाला, तो क्या है, वो आइटम का क्लासिफिकेशन है। तो इसका क्या मतलब है, वर्किंग स्टाइल का क्या मतलब होता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो आप किस चीज के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हो। तो अगर बैच, साइज, सीरियल, ये तो एक स्पेसिफिक ट्रेड में यूज होंगे, लेकिन एमआरपी हर जगह होता है, हर बिजनेस में। चाहे फार्मा ले लो, उसमें भी एमआरपी चलता है। गारमेंट्स ले लो, वहां पर भी एमआरपी चलता है। ठीक है, मोबाइल ले लो, उसमें भी आपका एमआरपी चलता है। ठीक है, नॉर्मल अगर हम लोग रिटेल कोई भी एग्जांपल ले ले तो वहां पर भी एमआरपी चलता है। तो एमआरपी हर किसी में होता है, अगर आइटम है तो आइटम का एमआरपी जरूर होगा। ये चीज समझ आ रही है? तो इन्वेंट्री के लिए, अगर इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो वर्किंग स्टाइल आपका सेकेंडरी रहेगा। अगर सर्विस का काम है तो आप नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये चीजें मेंटेन नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, अपना वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन है आपका सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ, फीफो और मैनुअल। सेल्फ का क्या मतलब होता है, अगर आप ये आइटम जो है, यानी कि आपने जो वर्किंग स्टाइल रखा ना, ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है। अगर मैं वर्किंग स्टाइल नॉर्मल कर दूंगी ना, तो देखो मेरा कर्सर सिलेक्शन पे जा ही नहीं रहा। बट अगर मेरा वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी है तो ही मेरा कर्सर सिलेक्शन पे जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो आपने बैच, एमआरपी, साइज, मतलब आपने वर्किंग स्टाइल अपना सेकेंडरी बताया है, तो आप इसे सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो सेल्फ सेलेक्ट कर सको, ठीक है, या फिर जो बैच या जो एमआरपी पहले खरीदा है वही आप सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है, या फिर मैनुअल आप खुद डिफाइन करना चाहते हो? इस चीज का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे सेल बिल में। अभी मुझे लग रहा है कि ये चीज जो है आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तो इसको आप जस्ट सेल्फ रख लेना जब आप अपनी कंपनी बनाना। इसमें जो 3 एग्जाम्पल आ रहे हैं, फीफो, मैनुअल, इसको हम लोग ब्रीफली प्रैक्टिकल देखेंगे सेल बिलिंग के टाइम पे। ठीक है, अभी बस यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, फीफो भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो। ठीक है, रैंडम कुछ भी कर लेना आप। डायरेक्टली हम आ जाते हैं जीएसटी नंबर पर। जीएसटी नंबर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टैक्स का भी स्टेटमेंट देना होता है। जैसे कि अब ये आपने कंपनी स्टार्ट कर दी है, अगर आप अपना बिजनेस जो है लाइक रन कर रहे हो और किसी साल आपकी बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिस आ जाता है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कब मैंडेटरी हो जाता है, जब आपके बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे नई फर्म स्टार्ट किया और तुरंत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आपके पास जीएसटी नंबर आ जाता है और वो आप यहाँ पर एंटर करते हो, और उसी जीएसटी नंबर के बिहाफ पे आप क्या करते हो, कस्टमर से, होलसेलर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, और जो रिटर्न वगैरह फाइल करोगे वो इसी जीएसटी नंबर के बिहाफ पर ही। लेकिन अगर मान लो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो मैं कब लूंगी, जब मेरी टर्नओवर, यानी मेरी जो सेल्स होगी, टर्नओवर का क्या मतलब होता है, सेल्स अगर 40 लाख से ज्यादा जाएगी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है वो कितनी है, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 40 लाख है, ठीक है, तो वो मैंडेटरी हो जाता है। मोर देन 40 लाख अगर आपकी टर्नओवर हो जाती है, मोर देन 40 लाख टर्नओवर, टर्नओवर का क्या मतलब होता है, इसको आप सेल भी बोल सकते हो अपनी, सेल्स। तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है, मतलब आपको लेना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो आप 3 साल से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर पहले ईयर में आपका जो टर्नओवर थी वो हुई 10 लाख, दूसरे ईयर में आपकी जो सेल्स थी वो हो गई 35 लाख, और तीसरे ईयर में हो गई आपकी 50 लाख, तो भले ही आपने पुराने 2 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लेकिन अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर मान लो मेरी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो नहीं ले सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हो।
ठीक है, एक ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिसका टर्नओवर 0 है वो भी ले सकता है, लेकिन कंपलसरी कब होता है, मतलब गवर्नमेंट से नोटिस कब आ जाएगा आपके पास, जैसे ही टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगी तो आपके पास गवर्नमेंट से नोटिस आ जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो जीएसटी में, तो गवर्नमेंट से आपको एक जीएसटी नंबर रिसीव होता है। वो जीएसटी नंबर आपको अपने इनवॉइस पर प्रिंट कराना होता है, अपनी कंपनी में डालना होता है, और इसके साथ साथ जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हो वो सारा जीएसटी नंबर के बिहाफ पर आपका रहता है। अगर किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या वो टैक्स चार्ज कर सकता है? नहीं। बिना जीएसटी नंबर के कोई भी बिजनेसमैन आपसे, यानी कस्टमर से, रिटेलर से, या अपने इनवॉइस पे टैक्स नहीं लगा सकता। आप देखना, जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वही टैक्स चार्ज करता है, या फिर अगर जिसने टैक्स चार्ज किया होगा उसका ऊपर जीएसटी नंबर लिखा रहता है। फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, एन का मतलब नंबर। टोटल 15 डिजिट का होता है। पहले 2 स्टेट कोड होते हैं। स्टेट कोड का क्या मतलब, जैसे मेरा बिजनेस दिल्ली में है तो 07 होगा, मेरा बिजनेस यूपी में है तो 09 हो जाएगा, राजस्थान में तो 08 हो जाएगा, बिहार में है तो 10 हो जाएगा। मतलब पहले 2 कोड क्या होंगे आपका, स्टेट कोड होंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये स्टेट कोड है। नेक्स्ट जो 10 डिजिट होती है आपकी, वो पैन कार्ड नंबर होता है, इस टाइप का। पैन कार्ड में आपके 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 नंबर होते हैं और 1 अल्फाबेट होता है। ठीक है, एक होता है आपका एंटिटी कोड, एक होता है बाय डिफॉल्ट जेड, और एक होता है चेकसम कोड। ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेट कोड, पैन कार्ड नंबर, एंटिटी कोड, बाय डिफॉल्ट जेड एंड चेकसम कोड। स्टेट कोड हमें पता लग गया। ठीक है, पैन कार्ड नंबर क्या होता है, यानी कि आपको आपके नाम का या आपकी फर्म के नाम का पैन कार्ड नंबर जो है लेना होता है। ठीक है, वो पैन कार्ड नंबर जो होता है जनरली वो डायरेक्ट टैक्स जब आप पे करते हो, इनकम टैक्स वगैरह, वहां पर ज्यादा यूज होता है। बट आपको जीएसटी नंबर के लिए भी पैन कार्ड नंबर अपना एंटर करना होता है। एंटिटी कोड का क्या मतलब होता है कि आपका ये कौन सा बिजनेस है, मतलब क्या ये आपका पहला बिजनेस है, दूसरा बिजनेस है। एंटिटी कोड का मतलब, अगर पहला बिजनेस है 1, मेरा दूसरा बिजनेस है तो 2, मेरा ये 5वां बिजनेस है तो 5। मतलब एचएस ट्रेडिंग की ये मेरी पहली ब्रांच है तो मान लो 1 लिखूंगी, अगर मेरी दूसरी ब्रांच मैंने ओपन की है तो 2 लिखूंगी, अगर ये मेरी 5th ब्रांच है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी। ये होता है आपका एंटिटी कोड। फिर Z बाय डिफॉल्ट सभी में आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट रहता है। और लास्ट में एक चेकसम कोड होता है। इसका यूज जो होता है ना, वो जीएसटी रिटर्न्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग चेकसम। ठीक है, ये रहा। इसको आप अलाउ करोगे। इसकी अगर एक्सपायरी डेट है तो आप मेंशन कर दोगे। वैट नंबर, अभी देखो आपका वैट नंबर नहीं चल रहा, जीएसटी आया है तो जीएसटी नंबर चलता है, वैट नंबर पहले होता था अब नहीं है। डीएल नंबर होता है आपका ड्रग लाइसेंस नंबर। ड्रग लाइसेंस नंबर का क्या मतलब होता है, अगर ये मेरा फार्मा का ट्रेड है या मेरा फार्मेसी है, ये चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चाहे होलसेलर, होलसेल, तो फिर इसका मुझे क्या करना होता है, देखो कोई भी ना अपनी फार्मेसी ऐसे नहीं रन कर सकता। उन्हें अपने सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं, यानी कि जो भी ये फार्मा वाले होते हैं इन्होंने कुछ ना कुछ फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स किया हो, और वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हैं उस चीज को, फार्मेसी को रन करने के लिए। तो वो जो लाइसेंस उनको मिलता है वो ड्रग लाइसेंस नंबर होता है। वो आप यहाँ पर एंटर करते हो, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। वो उन्हें हर साल या फिर 2 साल 4 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। तो वो ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं। ये चीज समझ आ रही है? सिर्फ फार्मा में ही चाहिए और बाकी के ट्रेड में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर फार्मा का ट्रेड है तो आप एंटर करोगे, तो अभी मैंने बता दिया हाँ फार्मा का ट्रेड है तो मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। ठीक है, इस टाइप का होता है। जैसे मान लो ये मेरा 21 से लेके 24 तक का है, तो ये मेरा डीएल नंबर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप एंटर करते हो। अभी ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन यानी होलसेल का काम है तो जरूरत नहीं है, ब्लैंक रखोगे। एलएसटी लोकल सेल्स टैक्स पहले चलता था, जीएसटी आने के बाद ये हट गया है। सर्विस टैक्स भी पहले चलता था, हट गया है ये, तो आप इसको ब्लैंक रखोगे। ये चीज समझ आ रही है? अच्छा, जितनी चीजें भी मैंने आज आपको बताई, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, ब्रांच कोड, ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को?
यस या नो, समझ आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये बाकी के जो ऑप्शन बचे हैं ना, फूड लाइसेंस नंबर, ये तो जनरली आपका ब्लैंक रहेगा, फूड का काम है तो भी यूज होता है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, टैक्स स्ट्रक्चर, कंपनी वैल्यूएशन, ये जो 4 ऑप्शंस, ये 5 ऑप्शंस नीचे के बचे हुए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। इसको आप डायरेक्टली एंटर करके सेव करा देना। जब आप एंटर करके देखो सेव कराओगे तो ये सेव चेंजेस का ऑप्शन आ गया। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ज्यूरिसडिक्शन से मैं कल आपको बताऊंगी, अभी आप सेव चेंजेस पर एंटर करोगे। बोल रहा है प्लीज वेट क्रिएटिंग न्यू कंपनी। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करोगे, ये आपकी कंपनी जो है क्रिएट हो जाएगी। फिर आप इसके अंदर अपनी सारी वर्किंग कर सकते हो। इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, जो नीचे वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उसमें मुझे आपको समझाना है टैक्स स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें। इसीलिए देखो कंपनी, देखो मैं तो ये रही मेरी HS ट्रेडिंग कंपनी, और ये इसके सामने क्या लिखा है, ब्रांच 01, तो ये मेरी क्या है, फर्स्ट ब्रांच है। ये चीज समझ आई? अब मैं इस कंपनी के अंदर जाके अपनी सारी वर्किंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो कंपनी Yes. क्रिएशन समझ आया सभी को? F2 की प्रेस करके ये कंपनी का डिटेल एंटर करना है, एंड देन आप एंटर करके सेव कराओगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी बन जाएगी। तो 2 चीजें करनी है आप सभी लोगों को। क्या? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये इसका आप प्रैक्टिस करना एक बार। अगर किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन मैम ये होता है तो आप मुझे नेक्स्ट का। हाँ जी। सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी हो जाएगा? नहीं नहीं, मोबाइल में नहीं होगा, इसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत होगी। लैपटॉप में डाउनलोड होता है ये। ठीक है, ओके। तो इस चीज को एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, एक बार बाकी जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, जैसे कि दिगंबर का मुझे पता लग गया कि वो कहाँ से कनेक्ट है। अच्छा, गैलेक्सी 07 प्राइम से जो कनेक्ट है, एक बार यस आप लोग मैम। चैट बॉक्स में अपना नेम बता दीजिए और कहाँ से कनेक्ट है, आप बस इतना बता दीजिए। ऐसे ही जो Realme 3 से कनेक्ट है, मतलब जो अपने फोन से कनेक्टेड है, जस्ट वो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। एक जो 27A056660 से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड निखिल सिंह, निखिल का तो चलो पता है मुझे, अंशु कुमारी का भी पता है। लताशा, हाँ लताशा, आप कहाँ से कनेक्टेड हैं? ओके, उज्जवल कुमार फ्रॉम पटना, ठीक है। आकाश राज, ओके, ठीक है। एफटेक मोहित काशगंज, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल भी आप लोगों को सेम टाइम पे ही कनेक्ट करना है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम प्रैक्टिस के लिए अभी अवेलेबल तो नहीं है ना, मेरे पास लैपटॉप है ना मेरे पास सिस्टम है। अच्छा, कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, अगर जा रहे कोई हैं इशू अगर नहीं है। बगल में। हाँ, एक बार आप देख लेना, किसी से अरेंज हो सके तो एक बार आप अरेंज करके देन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।